Hi guys, welcome back IS Bharat YouTube channel. Today we are here to see the complete The Hindu newspaper analysis and editorial discussion. आज की डेट है 9 जून 2023 और आज हम यहाँ पे द हिंदू का कंप्लीट पेपर न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखने वाले हैं। मैं आपका दोस्त संदीप कोसौदन। अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए ना तो आपको आईएएस भारत के टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा। उसके लिए वहां पे जाना पड़ेगा आपको आईएएस भारत यूपीएससी 2024 टाइप करेंगे तो वहां को आपको हमारा चैनल मिलेगा। वहां पे कुछ फॉलोअर्स अभी कम है, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो ग्रो हो जाएंगे। आपको यहाँ पे इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा और आपको डेली बेसिस पे कई सारे करंट अफेयर मैगजीन्स वहां पे इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अपना हम द हिंदू एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये क्या मैटर, जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि वाई गुजरात हाई कोर्ट फॉर 16-year रेप सर्वाइवर असर्टेड दैट इट वाज once normal for girls to deliver a child before they turn 17। मतलब गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? एक 16 साल की रेप सर्वाइवर है जिसका रेप हुआ था, उसको गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया ये नॉर्मल है। अगर आप मनुस्मृति पढ़ेंगे ना, जैसे गुजरात हाई कोर्ट ने मनुस्मृति का यहाँ पे कोटेशन को कोट करते हुए कहा है इट्स अ नॉर्मल थिंग। आपके अगर जैसे आप यंगर ओल्डर जनरेशन को देखेंगे ना, आपके ग्रैनी और उसके ग्रैनी को देखेंगे, एक दो जनरेशन पहले जाएंगे तो वहां पे जो मैरिज थी ना वो 14 और 15 साल में हो जाती थी, जिससे कि वहां तब के लोग 16-17 साल में एक बच्चे को जन्म दे देते थे। तो कोर्ट ने, जो कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट को रेफरेंस देते हुए कहा है कि अगर यहाँ पे इस कंडीशन में अगर फ्यूटस में जो मतलब जो माँ के पेट में जो बच्चा है वो और माँ जो यहाँ पे लड़की है सर्वाइवर, अगर दोनों के हेल्दी पाया जाएगा तो कोर्ट के लिए ये निर्णय लेना मुश्किल हो जाएगा कि भैया इसके अबॉर्शन के लिए, क्योंकि जो 24 वीक की जो गाइडलाइंस है ना अबॉर्शन के लिए वो क्रॉस हो चुकी है। ये इससे क्रॉस होने की वजह से यहाँ पे दिक्कत आ रही है लोगों को। इन्होंने लीगल चैलेंज किया है कि कोर्ट, क्योंकि ये इलीगल हो जाता है तो कोर्ट ने कहा है कि भैया अगर ये चीजें अगर यहाँ पे हो गई है, ये नॉर्मल है, तो यहाँ पे कोर्ट ये कहेगी भैया ये प्रेगनेंसी को जारी रखें, जो अगस्त में इसका डेट है ना प्रेगनेंसी की वो पूरा होने दे। और जो उन्होंने कोर्ट के जो लॉयर को हिदायत दी है कि आप भी इसके वे फॉरवर्ड को देखिए और हम भी इसके वे फॉरवर्ड को देखते हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है ऐसे बच्चों के लिए, क्या स्कीम है, और इसका लीगल ऑप्टर मतलब जो अडॉप्शन के लिए प्रोसेस को भी ढूंढिए। अब ये मतलब अबॉर्शन कराना ये बच्चों माँ के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। द हिंदू का पेपर देखते हैं इसमें। उससे पहले मैं आपको एक ज्योग्राफिका का क्वेश्चन देता हूं और आप कल के वीडियो में उसका मैं आंसर बताऊंगा। अगर आपको पता हो आप देखिए उसका आंसर को और बताइए कि वो जगह कहां पर है। आप बताइए माउंट आबू, MOU, माउंट आबू कहां पर है इंडिया में? वेयर इज द माउंट आबू लोकेटेड इन इंडिया? आपको बताना कि माउंट आबू है कहां पर इंडिया में। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं कल वीडियो के स्टार्टिंग में दूंगा और आपको अगर आप पता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे कनाडा से संबंधित है। कनाडा इज गिविंग अ स्पेस टू एक्सट्रीमिस्ट सेज जयशंकर। यहाँ पे जयशंकर साहब ने ऐसा क्यों कहा कि कनाडा ना एक्सट्रीमिस्ट को अपने पास जगह दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे कि आप ऑपरेशन ब्लू स्टार जानते हैं, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसमें इंदिरा गांधी जी ने सिख जो गोल्डन टेम्पल है उसमें मिलिट्री को अंदर जाने दिया था और जो वहां पे एक्सट्रीमिस्ट थे उनको बाहर निकाला था। और वो वहां पे उस टाइम जो मिलिट्री थी ना वो जूता पहन के चली गई थी, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का जो बॉडीगार्ड था ना, जो पंजाबी बॉडीगार्ड था, उन्होंने उनका शूट आउट कर दिया, अपनी पूरी की पूरी गन उनके ऊपर खाली कर दी थी। तो इस कंडीशन की वजह से ये यहाँ पे ऑपरेशन चला था। वहां पे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ गलत नारे लगे। उसके बाद से जो उनका मास्टर्स के बाद जो पंजाबियों के साथ हुआ ना वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि भैया आप एक देश के, आप अपने ही देश के प्रधानमंत्री की कत्लेआम कर देते हो, उसके बाद से आप सोचते हो आपके साथ इल ट्रीटमेंट नहीं होगी। हाउ इट पॉसिबल? क्योंकि एक वहां बात ह्यूमैनिटी की नहीं थी, वहां बात एक प्रोपेगेंडे की थी। आप किस प्रोपेगेंडे के तहत वो अभियान चला था? आपने मारा क्यों उन्हें? तो इसके ऊपर यहाँ पे जयशंकर जी ने कहा है, कनाडा को हिदायत दी है। आरबीआई होल्ड रेट वॉज टू कीप प्राइस स्टेबिलिटी। आरबीआई ने क्या किया? अपना रेपो रेट को बढ़ाया नहीं, अनचेंज रखा है।
6.5 पे। आरबीआई फोरकास्ट रियल जीडीपी ग्रोथ, जो आरबीआई की जो फोरकास्ट हुई है जीडीपी के लिए, उसमें 6.5% को बताया है कि 6.5% और एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ। और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन जो है ना वो 5.1 पे है पूरे साल के लिए। और यहाँ भी इनके द्वारा ये बताया गया है कि 2000 के जो नोट इन्होंने बैन किए थे ना, कोई लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा अब से। वो अब आधे नोट तो बैंक में आ चुके हैं, बाकी अभी बाकी हैं। वी हैव मेड गुड प्रोग्रेस इन काउंटिंग इन्फ्लेशन डिस्पाइट 3 ईयर ऑफ ए ग्लोबल टर्मोइल, इंडियाज ग्रोथ हैज बाउंस बैक। इनके द्वारा कहना है कि भाई इंडिया का ग्रोथ ना एक स्टेगनेंट है और स्टेगनेंट एक स्टेबिलिटी मेंटेन करके और आगे बढ़ रहा है। और अपना दूसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर न्यूज देखते हैं। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट न्यूज, क्योंकि आपस में ही एलजी और चीफ मिनिस्टर, मतलब दिल्ली में तो ये आम बात हो गई है एलजी और चीफ के बीच की टसल्स। जयशंकर ने यहाँ पे जो अफगानिस्तान से जो सिखा है ना उनको होस्ट किया है। एमसीडी पैनल डिक्लेयर, पंचायत पोल वेस्ट बंगाल 8 तारीख से होगा, इसमें का भी कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए काउ स्लॉटर रिमार्क कांग्रेस पुल अप कर्नाटका मिनिस्टर। जो काउ स्लॉटर के रिमार्क हो रहे थे ना, मतलब कि भैया आप जो काउ स्लॉटर पे आजकल न्यूज आ रही थी उसके ऊपर ये रिमार्क आया है। यहाँ पे इनके द्वारा कहा गया कि ये जो मिनिस्टर है ना वो अपने काम से काम पे ध्यान दे, जो ये पॉलिसी मैटर में ना पड़े, उनको पॉलिसी मैटर के लिए नहीं रखा गया। आई हैव आस्क्ड हिम टू फोकस ऑन डेयरी फार्मर एंड इंश्योर दैट फार्मर गेट अ राइट प्राइस फॉर मिल्क। ही शुड नॉट मेक आउट ऑफ turn comment on decide on policies issue that doesn't come under this his preview। मतलब जो चीजें उनके अंडर में नहीं आती ना उन पे वो कमेंट ना करें। वो उनपे को जो रोल दिया गया ना स्टेट में कि भाई आप डेयरी फार्मर्स की बात करिए, उनके प्रोडक्शंस को बढ़ाइए, उनके प्राइस ज्यादा दिलवाइए, आप उन सब चीजों पे काम कीजिए, आप पॉलिसी मैटर को लुक आफ्टर मत कीजिए। और जो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर बने हैं ना अभी, उनका भी कल एक हिंट आया था कि भैया जो भी फार्मर्स के एंटी फार्मर बिल है ना उनको रोल आउट किया जाएगा, उनको रोल बैक किया जाएगा। रोल आउट जो बीजेपी के द्वारा एंटी फार्मर्स बिल आए थे उनको रोल बैक किया जाएगा। देखिए यहाँ पे एंटी फार्मर बिल के खिलाफ जो आया था उनको किया जाएगा। बस ये यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है। जो मैंने आपको जो थंबनेल में बताया था, वाज नॉर्मल फॉर अ गर्ल्स टू डिलीवर चाइल्ड बिफोर 17। यहाँ पे जो राइटर है ना, जो राइटर बता रहे हैं कि जो कोर्ट है ना गुजरात हाई कोर्ट, उसका जजमेंट के अगेंस्ट में कि ये 16 साल की लड़की है, 16 साल 11 महीने की, और इसको भी कोर्ट ने कहा है कि ये बच्चे को जन्म दे सकती है, क्योंकि आप कह रही है कि मनुस्मृति को पढ़िए। भैया इंडिया इज नॉट गाइडेड बाय द मनुस्मृति इन टुडेज डेट। आज के दिन में मनुस्मृति कौन पढ़ता है? देखिए यहाँ पे कहा है कि एज ऑफ 17 में भी बच्चे जन्म देते हैं। टू रीड द मनुस्मृति वंस फॉर दिस जस्टिस समीर जे दावे ने कहा है, हु इज 17 ईयर एंड करंटली 29 वीक प्रेग्नेंट, मतलब 29 वीक की प्रेग्नेंट हो चुकी है। हमारा कोर्ट 24 वीक के प्रेग्नेंट महिलाओं को बस ये अलाउ करता है कि वो अपने बच्चे को अबॉर्ट कर सकती हैं। इग्नोर ओपीएस रिस्टोरेशंस कुड इनवाइट इलेक्टोरल ट्रबल फॉर बीजेपी हरियाणा। ओपीएस समझते क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है फॉर ए कंट्री। बट यहाँ पे इंडिया में पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, जैसे जब चीजें पॉलिटिसाइज होती है ना तब उनकी चीजें को बदल दिया जाता है, उनके प्रारूप को बदल दिया जाता है। मतलब यहाँ पे कंट्री मैटर नहीं करती, यहाँ पे कंट्री मैटर ही नहीं करती, ना कुछ भी करता है। यहाँ पे बस पॉलिटिकल पार्टी मैटर करती है। A state is a default but the scheme is not default। अगर जिस स्कीम से किसी भी पार्टी को बेनिफिट होता है ना, वो पार्टी वही उस स्कीम को हमेशा ही अप्रिशिएट करेगी, चाहे वो भले ही उस देश की जान ले ले। तो यहाँ पे वही बात हो रही ना। देखिए हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का हारने के कारण बताया है राइटर ने, उनका पेंशन स्कीम, जो कांग्रेस ना पेंशन स्कीम को बता रही कि भैया हम पेंशन स्कीम को रोल आउट कर देंगे, पुराने पेंशन स्कीम को, उसकी वजह से उनको एक गेन मिल रही है, पॉपुलैरिटी मिल रही है। लोग हमेशा स्टेबिलिटी चाहते हैं इन द कंट्री लाइक इंडिया। सो दैट्स व्हाई दिस इज द मेन रीजंस ऑफ ए ड्रॉइंग बैक बीजेपी बाय द कांग्रेस। और यहाँ पे भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिल्म स्टार्स, ये अपना आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। अनदर लॉ कनाडा का, और ये इकोनॉमिस्ट एम्फसाइज द नेपाल पीएम विजिट, ब्रिजिंग द ग्रोइंग ट्रस्ट डेफिसिट मणिपुर, हमने कई बार डिस्कस करा अभी इसके बारे में, पूरी फुल डिस्कशन अभी बाकी है, हमने कई बार कैसे अभी छोड़ते से। हम इसे देखेंगे कि डू प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज जस्टिफिएबल एंड इंडियाज फेवर।
इसके ऊपर इन्होंने चर्चा किया है। यहाँ पे हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट जेएनयू के हैं और ये डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना, औद्योगिकरण का जो विकास खंड है, उसके ये डायरेक्टर हैं। इनके बीच में आपस में बातचीत है, उसको हम समझेंगे थोड़े से क्या है। और ये देखते हैं आज क्या इंपॉर्टेंट है कि साइक्लोन इफेक्ट ऑन मानसून ऑनसेट। मानसून ऑनसेट का मतलब कि मानसून इतना लेट क्यों कर रहा है, अभी तक आया क्यों नहीं है, उसके ऊपर ये गेस्ट है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। द इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑन द मानसून आर मैनिफेस्ट इन द ऑनसेट। मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है ना, वो मानसून ऑनसेट पे दिखता है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा कि जो टेम्परेचर है ओशियंस का, वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कमस्टेंसेस बनने की वजह से यहाँ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ये इनके इंडिया है, दिस इज इंडिया, इंडिया है। और यहाँ पे बताना कि जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइक्लोन डेवलप हो रहा है, एक साइक्लोन फिलीपींस के पास डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे केरला पे मानसून आने में इतना टाइम लग रहा है। वी वुड ट्रबल टू गेट मानसून एज फोरकास्ट। देखिए हमारे 4 जून को फोरकास्ट होती है, 4 जून को हमारे पास मानसून आएगा, केरला पे आएगा, वो डिले हो गया, अभी भी डिले चल रहा है। और आज भी साइंटिस्टों ने कहा कि 7 दिन तक और डिले रहेगा, ये 7 दिन और डिले होगा। देखिए यहाँ पे राइटर जो बात करते हैं ना कि यहाँ पे मानसून का इफेक्ट किसने करा है, आर्कटिक माउंटेन, आर्कटिक ओशियन ने। आर्कटिक ओशियन क्या है, अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, ये ग्लोब के जो नॉर्थ में ना आर्कटिक ओशियन है, यहाँ पे अंटार्कटिक ओशियन है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये पैसिफिक है और ये भी पार्ट पैसिफिक का है। फिर बीच में यहाँ अंटार्कटिका ओशियन, अटलांटिक ओशियन आता है। फिर यहाँ पे इंडियन ओशियन, दिस पार्ट रीजन इज बिलोंग्स टू द इंडियन ओशियन। और इसकी वजह से जो इफेक्ट हुआ है ना, वो एक ब्रिज का काम करता है किसी भी मानसून ऑनसेट के लिए। और ये देखिए, ये पैसिफिक और इंडियन ओशियन एक ऑनसेट, एक ट्रॉपिकल ऑनसेट की तरह काम करते हैं, जो मानसून को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे राइटर इसकी बात करते हैं, यहाँ पे इफेक्ट क्यों होता है। Why does a cyclone position matter? साइक्लोन का पोजीशन क्यों मैटर करता है? A North Indian Ocean have had both positive and negative impact on the onset of monsoon. जो नॉर्थ का इंडियन ओशियन है, उस पे दोनों का इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव भी पड़ेगा और नेगेटिव भी पड़ेगा, जो मानसून का ऑनसेट होना है। Since the circulation of wind around the cyclone is in the anti-clock direction, the location of the cyclone is critical as far the cyclonic impact on the transition of monsoon through is concerned. जो साइक्लोन का जो रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉक होता है। क्लॉक कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे क्लॉक चलता है, तो एंटी क्लॉक ऐसे आएगा। दिस इज द एंटी क्लॉक डायरेक्शन ऑफ ए साइक्लोन, यूं घूमेगा। तो यहाँ पे राइटर कहा कि दोनों का, द मानसून थ्रू अ लो प्रेशर रीजन, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मानसून। जहां पे यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट होगा, तो यहाँ पे ये मानसून जाएंगे। हाई प्रेशर मानसून यहाँ पे फिर डाउन फ्रॉम करेंगे। अगर यहाँ पे हाई प्रेशर होगा तो वहां से एक्सपेल हो जाएंगे। जैसे राजस्थान में मानसून जाता है, तो वहां पे हाई प्रेशर की वजह से वो ऊपर ही ऊपर ट्रेवल करके अनदर रीजन में पहुंच जाता है। अर्लियर द बे ऑफ बंगाल हैड साइक्लोन मोचा, मतलब पिछले साल यहाँ पे मोचा साइक्लोन आया था, कहाँ पे, वेस्ट ऑफ बंगाल में। डेवलप इन द फर्स्ट हाफ ऑफ मई, जो मई के पहले हाफ में, मतलब मई की 15 दिन तो पहले डेवलप हुआ था। एंड ब्रीफली इनटू सुपर साइक्लोन स्टॉर्म, और जो बहुत ही तेज हवा पूरे बंगाल में देखने को मिली थी। मोर देन 100 and 200 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड, मतलब 200 किलोमीटर की स्पीड से अगर कोई हवा चलती है ना, तो वो कुछ भी ब्लो अप करने का पावर रखती है। वो एक खड़े खड़े पेड़ को भी उखाड़ के हवा में फेंक सकती है। बिफोर वीकनिंग रैपिडली, जैसे ही उसने साइक्लोन ऐसे नदी में आता है ना, समुद्र में चलता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जब वो आके जमीन पे गिरता है, लैंड मास पे गिरता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वहां से वो उसके ज्यादा टकराता है, घर्षण पैदा होता है। कई सारे पेड़, कई सारे घर, कई सारी बिल्डिंग्स, चीजों से वो टकराता है, घर्षण होता है, तो उसका स्पीड स्लो होता है। इन द ओशियन कुछ भी उसको बैरिकेड नहीं होता और उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। ओवर द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल सिंस मार्च, मोचा डिसिपेटेड ऑन 15 May एंड बैक विंड हेल्प द मानसून सेट इन ऑन टाइम ओवर अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। फिर जो बैक विंड होगा वो हेल्प करेंगे अंडमान निकोबार आइसलैंड पे बारिश होने की वजह से। देखिए यहाँ पे अब क्या कौन कौन साइक्लोन है जो इंपैक्ट कर रहे हैं। देखिए मवार, बिपराजॉय एंड गुचोल, ये 3 साइक्लोन है जिसकी वजह से इस बार का मानसून में इफेक्ट देखने को मिलेगा। साइक्लोन बिपराजॉय इज नॉट इंटरेक्टिंग मच विद मानसून,
थ्रू एट दिस टाइम, अभी तक विपरा जो है ना कुछ जो मानसून है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं डाला है। However, its late birth as well as the late onset of the monsoon are both closely related of typhoon in the northern western Pacific Ocean। इसका लेट डेवलप होने की वजह से जो नॉर्दर्न वेस्टर्न में, देखिए ये हो गया ग्लोब आपका, जो नॉर्थ वेस्ट होगा ये मान लीजिए मैंड्रिन लाइन हो गया यूके के पास, नॉर्थ क्या है ये है नॉर्दर्न वेस्टर्न, यहाँ पे पता जाएगा पैसिफिक का नॉर्दर्न वेस्टर्न, मतलब इस एरिया में डेवलप हो रहा है और ये चीजों को पूरे को प्रभावित करेगा। Typhoon Mawar was born and dissipated on June 3. Mawar qualified as a super typhoon and is thus far as the strongest typhoon to have taken shape in May। मतलब अभी तक मई में जो सबसे बड़ा टाइफून आया ना वो मवार है, जिसने अभी तक को 3 मई को इसका 3 जून को इसका ऑनसेट डेट था मई में, लेकिन अभी ये हुआ है। इट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन ऑफ 2023 सो फार। 2023 का ही सबसे हैवी साइक्लोन था जो अभी तक आया है। यहाँ पे क्या जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म था जो गुचोल इज नाउ एक्टिव जस्ट एज द ईस्ट ऑफ द फिलीपींस, मतलब फिलीपींस के ईस्ट में ये एक्टिव हुआ है पूर्वी दिशा में। एंड दस पावरफुल टाइफून आर थ्रस्टी बीस्ट एंड डिमांड मॉइस्चर फ्रॉम फार एंड वाइड। और ये पता क्या करते हैं ये अगर ये उनका डायरेक्शन दे दो ना, ये क्या करते हैं जितना भी मॉइस्चर होता है ना एटमॉस्फेयर में वो सारा सक कर लेते हैं और इसको लेके चले जाते हैं। जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो आपके मानसून का इंपैक्ट देखने को कम मिलेगा, इसलिए ये चीजें यहाँ पे गलत होती हैं। मवार पुल विंड अक्रॉस द इक्वेटर इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन। मवार जो टाइफून था इसने विंड को क्या करा था इक्वेटर को तरफ पुल किया था और नॉर्थ इंडियन ओशियन में सिटिंग अप साउथ वेस्टर्ली मतलब दक्षिणी पश्चिमी दिशा को ये पुल कर रहा था। अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल मींस ब्लोइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट, ब्लोइंग हो जा रही है साउथ वेस्टर्ली मींस blowing from southwest। साउथ वेस्टर्ली विंड ओवर द अरेबियन सी आर वेलकम न्यूज, क्योंकि साउथ वेस्टर्ली विंड जैसे देखिए साउथ से आएंगे, साउथ से इधर चलनी है तो ये इंडिया के लिए, क्योंकि दोनों तरफ से ये आएंगे इंडिया में इंटरेक्ट करेंगी, तो जो अरेबियन सी में घुसेंगी वो तो साइड से निकल जाएंगे, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में घुसेंगी वो पूरे इंडिया को एक अच्छा मानसून पीरियड दे के जाएंगी। राइटर के द्वारा ये कहा गया है। एंड द लाइट कार ऑन हाईवे, मतलब मान लीजिए कि लाइट कार ऑन हाईवे, यहाँ पे लिटिल कार ऑन हाईवे क्यों कहा गया है? द स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड ओवर द बे ऑफ बंगाल कैन बी इमेजिन टू बी अ वेरी लार्ज हाईवे विद हैवी ट्रैफिक हेडिंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट ओवर सदर्न पेनिनसुला। यहाँ पे इंडिया पे और ये बंगाल के होते होते पूरा ये इधर निकलेंगी तो पूरे इंडिया को ये गीला करते हुए जाएंगी एज पर द एस्टिमेशन। फीडिंग द monstrous typhoon there, the monsoon though is a meantime is like a little car trying to cross their busy and wide highway from Andaman Nicobar Island to India across the Bay of Bengal। This complicated dance of a global warming affecting cyclone genesis over the Pacific and in North Indian Ocean। The warming over North Indian Ocean and the late pre-monsoon cyclone and typhoon together is just another monkey wrench of monsoon dynamics। अब लोग जिस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, इंडियन ओशियन राइज अप हो रहा है और पैसिफिक भी, अगर इन दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री भी चेंज होता है ना तो पूरे इंडिया के मानसून पीरियड का इफेक्ट पड़ेगा, जिससे इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा ना यहाँ पे क्या होता है चावल बहुत ज्यादा होता है, पैडी, तो पैडी के क्रॉपिंग में भी बहुत ज्यादा नुकसान देखना पड़ेगा, क्योंकि वो बारिश के समय अगर बारिश टाइम पे होता है ना तो पैडी इजिली हम सोव कर देते हैं और उस पर खर्चा कम आता है, फिर ग्राउंड वाटर एक्सपेल करेंगे, ग्राउंड वाटर डिप्रेशन होगा और अनोनमस टाइम पे बारिश हो जाएगी। and it is a prediction of the monsoon onset and its evolution through the region। और फिर राइटर कहते हैं fortunately the late monsoon onset does not necessarily indicate a monsoon deficit। ये जरूरी नहीं है कि अगर मानसून लेट आता है तो यहाँ पे मानसून डेफिसिट हो। दिस ईयर इज यूनिक, और ये साल यूनिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे एल नीनो आ रहा है। एल नीनो इज अ कॉन्सेप्ट इन द geography, we can be discussed later because now we discuss it, then its discussion goes on and video being lengthy। So the nations wait and watch for the arrival of monsoon, as always hoping for the best and preparing for the worst। कि हम अभी बैठ के केवल इसका प्रतीक्षा ही कर सकते हैं ना, हम इसमें कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमें ये बढ़िया होगा हम बैठ के इसे देखें और इसको अच्छे होने की आशा रखें और बुरे की तैयारी करें। यहाँ पे राइटर के द्वारा ये कहा But for the requirement of limit on UPI transaction, जो बैंकों में ये जो डिमांड है ना
यूपीआई का दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, यूपीआई दिन पे दिन इंक्रीज होती जा रही है की पॉपुलैरिटी, बिकॉज ऑफ द फ्री। सबसे बड़ी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्विस मिल रही है। आपको एक पैनी भी यहाँ पे आपका डिटेक्ट नहीं होगा इस सर्विस को यूज करने की वजह से। इसलिए जो इंडिया में है ना, जो डिजिटल इकोनॉमी का ग्रो करने का एक मेन रीजन है यूपीआई। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी वजह से इंडिया का जो सेक्टर है ना, डिजिटल सेक्टर, उसमें बूम आया है बिकॉज ऑफ द यूपीआई। इसने पेमेंट इंटरफेरेंस को इतना आसान कर दिया ना, जस्ट अ क्लिक यू पे अ लॉट। आप एक ही झटके में जितना मर्जी उतना पे कर सकती हो। अगर आपको कोई एजुकेशनल नॉलेज नहीं, फिर भी आप यूपीआई को इजीली रन कर सकते हैं। पहले क्या था, क्रेडिट कार्ड को अगर आप देखेंगे, क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत ही ट्रिकी था। आपको रखना पड़ता था, पिन याद रखना पड़ता था, जाना पड़ता था बैंक, एटीएम पे जाना पड़ता था, कहीं आपको पैसे मिले ना मिले। और किसी को भी बैंक में जाने के लिए दिक्कत होती थी, आप उसे पेमेंट ले नहीं सकते थे, पेमेंट बैंक में जमा करने के लिए लाइन लगाना पड़ता था, बहुत सारी दिक्कतें थी। अब कैसे यूपीआई से क्या हो गया, पेमेंट क्रेडिटेड इन योर बैंक नाउ। मतलब जैसे ही आपने पेमेंट एक्सेप्ट करी, वो आपके बैंक में क्रेडिट हो गया, और जैसे आपने पे करा, आपके बैंक से डिटेक्ट हो गया। तो ये चीजें, इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने बनाया है, जो यूपीआई बनाया है, ये बहुत ही मेजर वे से लोगों को हेल्प कर रहा है। लेकिन अब बैंक इसकी ओवरलोडिंग की वजह से इस पे चार्ज लगाने जा रहे हैं। भैया आप एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन कर सकते हो और अप टू 1 लाख कर सकते हो। आप 1 लाख एक बार में कर दो या 20 बार में करो, आप इतना ही कर सकते हो। और बाकी चीजों पे उन्होंने छूट दी है कि आप जैसे इंश्योरेंस, फॉरवर्ड, रिवॉर्ड जो भी है, तो 2 लाख कर सकते हैं। यूपीआई बेस्ड एएसबी एप्लीकेशन सपोर्ट पर ब्लॉक्ड अमाउंट, आईपीओ चलाते हो तो आप 5 लाख कर सकते हैं। इस तरह का यहाँ पे छूट भी मिलेगा, जिससे बैंकों का ये चीजें हो रही हैं। पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा हैज सेट इट्स ट्रांजैक्शन लिमिट एट मच लोअर 25,000। पीएनबी डेली लिमिट इज 50,000। पंजाब नेशनल बैंक की जो डेली लिमिट है 50,000 है। एज फॉर ऐप अमंग अदर्स, गूगल पे यूजर ब्रीच द डेली लिमिट इफ दे ट्राई टू सेंड मनी फ्रॉम देन 10 टाइम्स इन अ सिंगल डे अक्रॉस ऑल यूपीआई एप्स। ब्रिज कर देंगे लिमिट को अगर वो 10 बार से ज्यादा पे करते हैं। एज पर द पेमेंट इंटरफेरेंस लुक टू एक्सपेंड इट्स footprint, the no resident accounting have been international number into the ecosystem। अगर ये चीजें होंगी ना, तो इंडिया को भी, जैसे कि बीच में सरकार ने कहा था कि भैया अब इस पे ना पैसे चार्ज होंगे, तो एकदम से ही ड्रॉप देखने को मिल गया। मतलब इंडियंस आर सो सेंसिटिव कि वो एक छोटी सी प्लगिंग पे भी ना इतना तेज रिस्पॉन्स करते हैं कि आगे वाला भी अचंबा हो जाता है कि भैया क्या हो गया, ये अचानक से डिजिटल पे लोग कैश पे कैसे आ गए। ये चीजें यहाँ पे बताई गई कि ये चीजें अवॉइडेबल भी हो सकती हैं। व्हाट डज द इंडस्ट्री थिंक, इसमें इंडस्ट्री क्या थिंक कर रही है। डिजिटल पेमेंट ऐप फोन पे स्पोक पर्सन ने कहा है द लिमिट आर सेट बैलेंसिंग आउट कस्टमर कन्वीनियंस एंड पोटेंशियल कंसर्न। अभी ये चीजों देखिए यहाँ पे कहाँ पे ले गए हैं, इसको एक कंसर्न पे ले गए हैं, क्या, सिक्योरिटी थ्रेट पे। तो अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट की बात करते हैं ना, तो लोग यहाँ पे अवेयर होंगे सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से। As for the move's impact on the future growth, all the ecosystem participants, the NPCI and the regulator and regularly review the transition and value limits on UPI and implement the requisite change where the need exists, the official said, referring to the higher limit of IPO brokering, mutual fund loans, repayments, etc. इन सब पे चीजों पे इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। What are the most recent trend observed with the respect of UPI? क्या recent trend जो ऑब्जर्व किया गया है वो क्या है, वो आपको बताते हैं। यहाँ पे राइटर के द्वारा जो आर्गुमेंट दिया गया ना, तो भैया ये जो चीजें हैं आप देखिए कि 14.8 लाख करोड़ रुपए, मतलब कि बताइए 15 लाख करोड़ रुपए यहाँ से पेमेंट किए गए हैं यूपीआई से, जिसमें से मर्चेंट टू मर्चेंट का शेयर है 11 लाख पे। उसमें से भी जो छोटे मर्चेंट है ना, उनका शेयर बहुत कम है, और जो बड़े मर्चेंट है उनका शेयर बहुत ज्यादा है। 84% इसमें से अमाउंट है ना, बड़े मर्चेंट का शेयर है। इसलिए यहाँ पे ये गाइडलाइन चाहिए कि 1 लाख तक एक नॉर्मल मर्चेंट यूज करता है डेली बेसिस पे, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाए। जो बड़े मर्चेंट उनकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है। अभी तक देखिए इसमें बताया कि 9,000 से 9,415 मिलियन बार यूपीआई यूज किया गया है। और इसमें बताया गया है कि कितने नंबर, अब देखिए लास्ट ईयर जो था 95,400, 95,402 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे यूपीआई फ्रॉड की, और इस साल में से इंक्रीज ही हुआ है 13% से ये इंक्रीज किया है। मान लीजिए 13% से इंक्रीज कराओ तो ये 1 लाख से ज्यादा हो गया।
2023 में 1 लाख से ज्यादा फ्रॉड केसेस हो गए हैं। अगर आप इसकी बात करेंगे इसके कंपैरिजन में, तो ये 0.0015 भी नहीं है। मतलब इसका यूपीआई जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, उसका 1% भी इसका फ्रॉडिंग केस नहीं है। इसलिए इसे थोड़ा मैंडेटरी बनाएगा कि ये फ्रॉड हो रहा है ना, इसमें भी रिडक्शन आए और चीजों को बैलेंस आउट किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? मोर मुस्लिम कास्ट ऑन बंगाल ओबीसी लिस्ट सेज एनसीबी चीफ। मतलब बताइए कि किसी भी प्रदेश में जहां पे हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, वहां पे मुस्लिम ओबीसी वोटर, मुस्लिम जो ओबीसी लिस्टेड में है, वो ज्यादा कैसे हो जाएंगे? मतलब ये केस कहां का हो सकता है? आप सोच सकते हैं ये बंगाल का केस है। इसमें म्यांमार के जो रोहिंग्याज हैं, जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको भी ओबीसी स्टैंडर्ड में रखा गया और ओबीसी के ए लिस्ट में रखा गया है। यहाँ पे उन्होंने उनसे जवाब पूछा तो कहा भैया जो हिंदू है ना, यही अपने आप को धर्म परिवर्तन करा के मुस्लिम बन गए थे, जिसकी वजह से ये चीजें। लेकिन जब वो दिल्ली पहुंचे, फिर एक लेटर में उनको बताया गया, जो एनसीबी है, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, लॉन्च एन इन्वेस्टिंग इनटू द स्टेट अदर बैकवर्ड क्लास। तो वहां पे उनको फिर मिला कि भैया जो इसमें है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को जो हिंदू नहीं है उनको भी लाया गया है, और ये रोहिंग्याज हैं। फर्स्ट दे टोल्ड अस ओरली इन दीज मुस्लिम्स कमिटीज वर हिंदू बिफोर दे हैड इवेंचुअली कन्वर्टेड। यहाँ पे ये कहा गया, लेकिन उसके बाद में कहा गया बट व्हेन वी कम बैक टू दिल्ली दे सेंट अ रिटर्न रिप्लाई सेइंग देयर वाज नो प्रूफ दैट ऑल दीज कम्युनिटीज हैड कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म। तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये सारे कम्युनिटी जो हिंदुइज्म से कन्वर्ट हुए हैं। These uses should not be seen as the OBC Commission taking stand against Muslim. I am aware that there are many Muslim communities entities to reservation and they should not be deprived of their benefit either. She said, but this is about the state government allowing reservation to be taken up by those not entitled to it in order to appease some communities. यहाँ पे सिंपल सी बात है, बंगाल में ना मुस्लिम को अपीज किया जाता है, बंगाल में मुसलमानों को अपील किया जाता है, और यहाँ पे हिंदू इंटाइटल नहीं है ओबीसी के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटीज है ना, उसको पूरी प्रोटेक्शन मिलती है। और यहाँ पे सरकार ने अपने आप को बचाव किया कि भैया हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ना हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, हम तो बस एक सर्वे के अनुसार हम ये बात बता रहे हैं आपको। और यहाँ पे ये चीज है बहुत यहाँ पे होने वाली है। चंद्रयान 3 टू बी लॉन्च इन मिड जुलाई। तो चंद्रयान 3 है ना, वो मिड जुलाई को लॉन्च होगा। इसका अभी कुछ ज्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स आया नहीं है निकल के, अभी बस ये इंफॉर्मेशन दिया गया है इसरो चीफ के द्वारा। एस सोमनाथ ऑन ट्यूजडे सेड कि जो चंद्रयान 3 मिशन है ना, वो मिड जुलाई में हम ये लॉन्च करने वाले हैं। मोदी थैंक क्राउन प्रिंस फॉर सपोर्ट। जो उन्होंने सपोर्ट किया था सूडान से इंडियंस को निकालने के लिए, उसके लिए उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को, सलमान बिन अब्दुल जैजी अल सद को थैंक यू कहा था। ये बंदा है यहाँ पे एआई चीफ, जो आप चैट जीपीटी का नाम सुनते हैं, चैट जीपीटी के फाउंडर हैं, और ये मोदी जी से मिलने वाले कि भैया एआई तो नुकसान देगी लेकिन उसके पोटेंशियल से हमें नहीं भटकना चाहिए, तो इसके लिए मोदी जी से मिलने वाले हैं। डीआरडीओ टेस्ट सक्सेसफुली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। डीआरडीओ जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है अग्नि प्राइम को लॉन्च करके, सक्सेसफुली टेस्ट करके। इसकी लोडिंग कैपेसिटी 11,000 है, 11,000 टन का लोडिंग कैपेसिटी है, और ये इतना ज्यादा दूरी मार सकता को, और एक न्यूक्लियर कैपेबल भी मिसाइल है, जिसको अब्दुल कलाम आइसलैंड ऑफ उड़ीसा ऑन वेडनेसडे नाइट को लॉन्च किया गया है। दिस वाज द फर्स्ट प्री इंडिकेशन नाइट लॉन्च कंडक्टेड बाय द यूजर्स आफ्टर 3 सक्सेसफुल डेवलपमेंट ट्रायल। मतलब इसका 3 बार पहले डेवलपमेंट सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, उसके बाद ये फाइनल डेवलपमेंट हुआ है जिसमें ये चीजें बताई गई हैं। इसका सिस्टम क्या है? वैलिडेटिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, रेंज इंस्ट्रक्शंस लाइक रडार, टेलीमेट्री एंड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स ट्रैकिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड एट अ डिफरेंट लोकेशन। चीजों पे देखिए, यहाँ पे टेलीमेट्री, रडार सिस्टम डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम भी अलग अलग जगहों पे इसकी मॉनिटरिंग के लिए डेवलप किया गया है। डिफरेंट लोकेशन at the terminal point to capture flight data covering the entire trajectory of the vehicles, a defense minister said। मतलब इसका जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल हो गया, और ये एक इंडिया के लिए डिटर्मिनेशन शो करेगा कि हाउ वी आर इनहेंस आवर डिफेंस।
टू सक्सेसफुली टेस्ट दिस मिसाइल। और इंडिया की जो ये डिटरेंस पावर है ना, वो इंक्रीज ही होगी इससे, चाइना भी इससे डरेगा। और जो अग्नि अग्नि 6 मिसाइल जो बन रही है इंडिया में, उससे चाइना कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि चाइना भाई यूनाइटेड नेशन में कहा है कि इंडिया का जो लैंड बॉर्डर जो ट्रेजेक्ट्री है ना, वो 5000 किलोमीटर कवर हो जाता है। हम पूरा चाइना नहीं कवर करते, जो अग्नि 6 में हम पूरा आधा यूरोप भी कवर कर लेंगे, और उनको भी हमारे डिटरमिन टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी मिल जाएगी। यहाँ पे छोटा सा केस है जिसमें महाराष्ट्र के सीएम की वाइफ, महाराष्ट्र डिप्टी सीएम वाइफ, जो फडणवीस को यहाँ पे टारगेट किया गया था, ये दिख रहा होगा, अमृत्या फडणवीस, इनको टारगेट किया गया था। एक बिजनेस बैंकर है, इनको टारगेट किया गया बुकीज और उनकी डॉटर को मिलके, अमित्या सेज पुलिस, ये फडणवीस की जो वाइफ, उनको नेशनल टैक्स टू, भाई यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, प्रोटेस्ट का रीजन है ना कि नेक्स्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्या होगा अगर आप जानते हो तो नेक्स्ट क्या है, जैसे कि फाइनल ईयर एमबीबीएस होता है, हर साल फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए नेक्स्ट जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट में क्या होगा कि जो पास नहीं होगा, मतलब कुछ क्या है वो मार्क्सिंग बेसिस पे पास हो जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तभी वो डॉक्टर बना दिए जाते हैं, लेकिन इसमें होगा जो नेक्स्ट पास करेगा वही उसके लाइसेंस मिलेगा जिसे, क्योंकि जैसे पहले नीट होता है, नीट में क्या होगा, आपको नीट में इंट्रेंस टेस्ट देकर आपको अंदर जाना है और नेक्स्ट दे के बाहर निकलना है। अगर आप नेक्स्ट नहीं देंगे तो आपके लिए दिक्कतें बढ़ जाएंगी और आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बिना लाइसेंस, पहले क्या, अगर नीट पीजी में भी एडमिशन मिलेगा ना तो नेक्स्ट के ही अंडर पे मिलेगा, बाकी और किसी पे नहीं मिलेगा जो नीट पीजी होगा। तो आपको नेक्स्ट देना जरूरी है, और ये इंडिया के लिए नहीं, किसी भी डॉक्टर को इंडिया में प्रैक्टिस करना तो उसको नेक्स्ट देना पड़ेगा, अदर वो यहाँ पे भारत में पढ़ता है वो या विदेशों में पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे बस ये है। यूएस के फोर्ज अटलांटिक डिक्लेरेशन टू बूस्ट टाइप्स। यहाँ पे ऋषि सुनक जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट से मुलाकात की और वहां पे कई सारे मुद्दों पर बात की, यूक्रेन, रशिया, इकोनॉमी और एआई के ऊपर उन्होंने वाइड रेंजर की बात की, और कई सारे इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स हैं जैसे कि यूरेनियम हो गया, और आज के डेट में काफी चर्चे में जो है वो उनका नाम लिथियम के ऊपर बात की है, क्योंकि आज के डेट में आने वाला फ्यूचर लिथियम पे डिपेंड करेगा। इन सब चीजों पे वहां पे बात हुई है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लिंकन से सऊदी अरेबिया नॉट बीइंग फोर्स्ड टू चूज बिटवीन यूएस एंड चाइना। ब्लिंकन जो ये सेक्रेटरी हैं यूएस के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया से को अश्योरेंस दिया कि भैया आपको इस कंडीशन में नहीं पड़ना चाहिए कि आपको चूज करना पड़े यूएसए और चाइना के बीच में, चाइना के बीच में आपको चूज नहीं करना, आप अपनी चीजों को मेंटेन करिए। वाशिंगटन इज आल्सो सीन एज ए प्लेइंग अ रिड्यूस रोल इन द रीजन। वाशिंगटन जो यहाँ पे यूएस है वो अपने रोल को कम कर देगा, जिससे रियाद का जो इन्फ्लुएंस और रोल है वो इस खित्ते में बढ़ जाए। प्रिंस फजल सेड relation with the US and China are not a zero-sum game for Saudi Arabia. We are capable of having multiple partnership and multiple engagement, and the US does the same in many instance. So I am not caught up in the really negative view of this. I think we can actually build a partnership that cross these borders. Mr. Blinken trip come with a time of a quickly shifting alliance triggered to the डिटर बिटवीन सऊदी अरेबियन एंड ईरान। ये क्यों यहाँ पे विजिट करने का मुद्दा रीजन, जो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में समझौता हुआ है ना, इसको डील को ब्रोक भी चाइना ने करा है, और चाइना को बढ़ते हुए पावर को यहाँ पे असर करने के लिए यहाँ पे ब्लिंकन साहब का विजिट हुआ सऊदी अरेबिया में। आप बात करेंगे किद्दों में तो गल्फ, जो गल्फ कंट्रीज है वहां पे दो ही मेन पावर थे, ईरान और सऊदी अरेबिया। अगर वो साथ आएंगे ना तो यूएस की जो मोनोपोली और हेजोमन है ना जिस लोकेशन पे, वो इसी वजह से, क्योंकि ईरान हमेशा सऊदी अरेबिया को डिटर करता। ईरान इन द टर्म्स ऑफ मिलिट्री, ईरान इज मोर कैपेबल देन एनी नेशन इन द गल्फ स्टेट्स। गल्फ में सबसे पावरफुल ईरान है, और ईरान को कैटर करने के लिए उनको सऊदी अरेबिया चाहिए था। अगर ईरान और सऊदी अरेबिया एक साथ आ जाएंगे ना तो यूएस की हेजेमनी जो इस रीजन में है ना वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद चाइना का सपोर्ट मिलेगा, तो यूएस का धीरे धीरे बैकलैश शुरू हो चुका है। फ्यूल डिमांड राइज 8% ओवर अप्रैल। जो भारत में जो ऑयल की कंजप्शन है ना, पेट्रोलियम की, वो 8% से बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ पे फेस्टिव सीजन, जो ये शादी विवाह का सीजन चल रहा है ना, उसकी वजह से। देखिए जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उसमें क्या होगा, इंडियन टॉप ऑर्डर फेल हो गई और ऑस्ट्रेलिया इन कंट्रोल। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छे रन बनाए, उनका मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर नहीं चला, लेकिन टॉप ऑर्डर ने एक अच्छा रिमार्केबल
पोजीशन पे उनको पहुंचा दिया। लेकिन इंडिया का टॉप ऑर्डर ये ताश के पत्ते की तरह ढेर हो गया है, इनको नहीं आता कुछ करने को। इंडिया मूव टू टॉप। देखिए अपनी हॉकी टीम जिसको प्रशंसा सबसे कम मिलती है इंडिया में, उसने कल अर्जेंटीना को हराया। एक दिन पहले ये हारे जरूर थे, लेकिन अर्जेंटीना को 3-0 से इन्होंने हरा के मूव फॉरवर्ड करा है। चलिए अपने एडिटोरियल डिस्कशन में मूव करते हैं। यहाँ जो बात हुई है ना, कनाडा इज बीइंग वेरी लिटिल टू एड्रेस इंडियाज कंसर्न ऑन सिख एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि कनाडा में जो भी है सिख एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट कर रहा है वहां पे, क्योंकि सिखों की मेजोरिटी 8 लाख से ज्यादा है इन कनाडा। सो यहाँ पे इनको इतना बूम इसलिए मिल रहा है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन और पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे देखिए ब्रॉम्पटन में जो कनाडा ग्लोरीफाइंग द असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के ऊपर, जो क्योंकि ये हमेशा इंडिया के साथ ही होता है, हैज एक्सपेक्टेडली कॉज आउटरेज अक्रॉस द पॉलिटी इन इंडिया। मतलब ये अगर आप किसी भी चीजों को, किसी देश की चीजों को, एक प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन को अपने देश में ग्लोरीफाई करते हैं ना कहीं ये जिम्मेदारी आपकी भी होती है, आपको उसे कैटर करना चाहिए, अदरवाइज यू फेस बैकलैश विद द अदर गवर्नमेंट। The tableau was part of the annual parade of Canadian Sikh separatists और खालिस्तानी ग्रुप to mark their protest against Operation Blue Star, जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है उसके अगेंस्ट में। An accompanying poster termed the killing as an act of revenge, जो यहाँ पे मारा गया था ना, उनको एक रिवेंज में मारा गया था। Political leader in India has called for Canada to apologize and to acknowledge the danger of the rise of anti-India separatist and extremist force। और इंडिया गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया आप उसको कैटर करिए, जो आपके वहां पे एंटी इंडिया स्लोगन चल रहे हैं ना, और इस सेपरेटिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं, उसको कम कीजिए, और जो कनाडा में हुआ है उसके लिए भारत से माफी मांगिए। जयशंकर साहब ने कहा है बॉर्डर पैटर्न इंसिडेंट वाज पार्ट ऑफ ए बॉर्डर पैटर्न इंडिकेटिंग दैट दीज फोर्स पोज अ रियल चैलेंज नॉट ओनली टू द इंडियन कैनेडियन रिलेशन बट ऑल्सो कैनेडा इटसेल्फ। ये इंडियन और कनाडा रिलेशन को तो खराब करेंगे, ये कनाडा को भी बेकार कर देंगे। He suggested that the failure to act against this group was due to a desire to cater to Canadian vote bank। ये चीजों को फैसिलिटेट इसलिए किया जा रहा है कि कैनेडियन जो वोट बैंक है ना कनाडा में, उसको एक तरह से गेन करने के लिए। That much broader community of about 80 लाख जो लोग है ना, सिख जो 80 लाख वहां पे 8 लाख नहीं 80 लाख जो सिख है ना, उनकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही हैं, क्योंकि एक मेजरेबल वोट बैंक है, जो इसके अगेंस्ट में जाएगा उनको ये वोट नहीं देंगे। इंडिया कनाडा रिलेशंस हैज बीन फ्रॉट ओवर सिमिलर इशू। इसके पहले भी इनकी चीजें आई थी जिसकी वजह से इनके दोनों के आपस में एक्सचेंज मोदी साहब ने बंद कर दिया था, और वो रिसेंट में ही खोला गया है। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ट्रीटमेंट ऑफ पंजाब फार्मर आल्सो प्रोटेस्टिंग, जैसे कि यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो को देखेंगे, जब यहाँ पे इंडिया में एग्रेशन चल रहा था पंजाब फार्म बिल के अगेंस्ट में, तो उन्होंने कहा था कि भैया पंजाब के जो किसान है ना, उनके साथ आप ऐसा मत कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, फार्मर बिल को रोल आउट कर दीजिए। एज अ रिजल्ट इंडिया हैज कॉल्ड ऑफ हाई लेवल एंगेजमेंट। इसकी वजह से इंडिया ने हाई लेवल एंगेजमेंट बंद कर दिया था, एंड वर्चुअली स्नैप कम्युनिकेशन। हाई लेवल कमीशन तो एंगेजमेंट नहीं बंद कर दिया, जो वर्चुअली जो बातचीत होती है ना फोन पे या कम्युनिकेशन में, उसको भी स्टॉप कर दिया था दिल्ली एंड ओटावा के बीच में कई महीनों तक, और ये बाद में रिस्टोर्ड हुआ। द लास्ट प्रोवोकेशन कुड वेल लीड टू द अनदर सच स्पाइरल एंड द बोथ गवर्नमेंट नीड टू रिजॉल्व द इशू डिप्लोमेटिकली इफ दे वांटेड टू अवॉइड अनदर नादिर इन बायलैटरल टाइज। अगर ये चीजों को खराब नहीं करना चाहते हैं तो इन चीजों को डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व करना पड़ेगा, और कनाडा को समझना पड़ेगा इंडियन पर्सपेक्टिव से कि व्हाट द बेस्ट फॉर बोथ, नॉट द ओनली वन। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट इंप्लीमेंटरी हेट स्पीच एंड कुड फ्यूल रेडिकलिज्म। मीनवाइल इंस्टेड ऑफ सीकिंग टू शट डाउन प्रोटेस्ट which are legal or issuing demarche or every act of vandalism, it would be more productive if New Delhi is able to cooperate and share evidence to extremist activity and terrorist acts such as a group of conspiring on। Given that Khalistani protest has been seen in कहां खालिस्तानी प्रोटेस्ट देखा गया है, यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, यूएस में एंड पार्ट ऑफ यूरोप। द मोदी गवर्नमेंट मस्ट नाउ चेक आउट अ ब्रॉडर डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी टू इंश्योर अ मोर इफेक्टिव वे टू डीलिंग विद इट। और इसको हमें चेकआउट करने के लिए ना हमें एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इमेज स्टैंड लेना पड़ेगा, जिससे ये देश जो है, जो अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं और दूसरे
फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे किसी की भी चीजों को अवेल करते हैं और एक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट भी करते हैं, उसके खिलाफ इंडिया को एक अपना स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये चीजें कैटर होंगी। और वी आर एक्सपेक्टेड टू विजिट इंडिया इन सितंबर G20 समिट, which could even be discussed with the leader of all countries। हम ये चीजों को डिस्कस सकते हैं क्योंकि अगले दो महीने से सितंबर में इंडिया में G20 समिट के लिए सारे मेंबर्स आने वाले हैं। चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल मूव करते हैं। इकोनॉमिक एम्फेसाइज द फोकस ऑन ट्रेड डेवलपमेंट एंड टाइज ड्यूरिंग द नेपाल पीएम विजिट। जो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया में विजिट किए थे, उनके ऊपर से जो बात राइटर के द्वारा कही है कि फ्यू कंट्रीज हैव मोर इमीडिएट रिलेशन, क्योंकि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जिसका इतना अच्छा रिलेशन हो। इंडिया नेपाल में क्या है, बॉर्डर प्रोटेक्शन नहीं है, इंडिया के लोग और नेपाल के लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, इसके लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। और नेपाल का जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है ना, वो इंडिया से ही है। नेपाल के लोग इंडिया में पैसे अर्न करते हैं, इंडिया में एजुकेशन ऐड करते हैं, हेल्थ बेनिफिट इंडिया में लेते हैं आके, हर चीज उनके लिए अवेलेबल है इंडिया में। और इनके लिए जो ट्रांजिट रूट पड़ता है ना, सबसे ज्यादा हेल्प इंडिया ही करता है। गुड टाइज विद इन नेपाल मीनवाइल हेल्प इंडिया एड्रेस सिक्योरिटी एंड जियोपॉलिटिकल इश्यूज इन द नाइबरहुड मोर स्मूथली। अभी जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके ऊपर से हमने बॉर्डर पे बात नहीं करी क्योंकि अभी वो आए थे। इसमें क्या था, जो लंबा चौके जो द्वीप यहाँ पे है ना, मान लीजिए क्या ऐसे इंडिया का मैप शो करूं मैं, मान लीजिए ये नेपाल है और यहाँ पे जो नेपाल का पिक पॉइंट जो अपने मैप में शो करा है, दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया जो काला पानी का एरिया है। नेपाल कांग्रेस एंड मोइस्ट alliance to power and raised expectation of a through in this matter during 4-day visit of Nepal Prime Minister Pushpa Kamal Dahal, जो शॉर्ट फॉर्म में प्रचंदा भी कहते हैं, that errant in ties was not developed upon and that in itself could count as a positive measure to move towards relative bonhomie. More importantly, economic ties receive a flip with progress in expanding cooperation power sector में, क्योंकि नेपाल एक एक्सपोर्टर है, नेट एक्सपोर्टर है पावर का। जो हाइड्रो पावर वहां बनती है उसका इंडिया वंस का नेट एक्सपोर्टर है। इंडिया नेट इंपोर्टर है, वो नेपाल नेट एक्सपोर्टर। हम भूटान से भी यही चीज करते हैं, उनके वहां उनकी इकोनॉमी को, रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं और चीजों को खुद ही खरीदते हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है। द फाइनलाइजेशन ऑफ एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ पावर फ्रॉम नेपाल टू इंडिया 10,000 मेगावाट विद इन 10 ईयर। हम अगले 10 साल में उनसे 10,000 मेगावाट का बिजली भी खरीदेंगे, जो अभी एग्रीमेंट में साइन हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ट्रांसमिशन लाइन MOU और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पेट्रोलियम सप्लाई पाइपलाइन बिटवीन सिलीगुड़ी एंड जाफा। जो पाइपलाइन हुआ किसके लिए, ऑयल के लिए, तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए पाइपलाइन बिछनी थी सिलीगुड़ी और जाफा के बीच में, उसके लिए भी एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच में। बोथ द हाईलाइट ऑफ मिस्टर दहाल विजिट वाज एन एंगेजमेंट टू टेक forward the Indian proposal of a export of Nepal's hydropower to Bangladesh through Indian territory। और इसके लिए भी आया था कि जो बांग्लादेश है ना, वो भी एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, तो उसके लिए भी उसको पावर चाहिए। वो पावर कहां से, नेपाल का पावर बांग्लादेश को सप्लाई होगा थ्रू इंडियन टेरिटरी को यूज करके, उसके लिए भी यहाँ पे बातचीत हुई थी। द सक्सेस ऑफ मिस्टर दहाल विजिट वुड बी assured when this government come to the fruition। Indian ventures such as the rail connectivity and hydroelectricity power project should be encouraging। दिल्ली की बात, नेपाल in recent year, especially after the perceptions of Indian interference in the Madhasi aggression of the late decade, जो अगले पिछले दशक में जो मद्रासी एग्रेशन हुआ था मध्य एशिया का, जो नेपाल के तराई बेल्ट में रहते हैं ना इंडियन लोग, उनके बीच में जो भारत सरकार ने जो बिचौलिया का काम किया था, उसके खिलाफ थोड़ा सा वहां पर रिजेंटमेंट था जो देखा गया था। लेट पर द हाइपर नेशनलिस्ट फेनिंग एंटी इंडिया रेटोरिक, उसकी वजह से लोग इंडिया के अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिए थे जो नेपाली लोग थे। While the emphasis on an economic ties should keep on a relationship with good steel, the government cannot just put the border issue on the back burner and accept it to be sorted out. Modalities to discuss the issue and seek a lasting solution should be priority going forward। यहाँ पे जो बात कही है कि भी हम एक केवल बॉर्डर क्लैश को सामने रख के बात करते हैं, बाकी चीजों पे ना करें, ये एक बैकलैश भी हो सकता है और ये चीजें गलत भी हो सकती हैं। हमें सारी चीजों को साथ साथ लेके जाना पड़ेगा और इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे करके हम किसी भी चीज से अपने रिलेशन को बढ़िया बना सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू गाइज फॉर watching this video and like, share, subscribe if you like this video, and
please be forward and keep studying, keep focus on your study. Thank you.